बच्चों, आज हम अध्याय 5 पादप जल संबंध में अगला टॉपिक जल विभव अवधारणा वाटर पोटेंशियल हाइपोथेसिस का अध्ययन करेंगे। जल विभव या वाटर पोटेंशियल की जो अवधारणा है यह दो साइंटिस्ट क्लेटियर और टायलर ने दी थी। जल विभव क्या है, इसे कैसे समझ सकते हैं? फ्री एनर्जी या मुक्त ऊर्जा के आधार पर जल विभव को समझा जा सकता है। जैसे ऊष्मागतिकी नियम के अनुसार किसी भी सिस्टम के, किसी भी तंत्र के प्रत्येक घटक में मुक्त ऊर्जा फ्री एनर्जी होती है। ये बच्चों आपने पढ़ा होगा जब आपने ऊष्मागतिकी के नियम पढ़े थे। और यह ऊर्जा उन अणुओं को कार्य करने की क्षमता प्रदान करती है। तो शुद्ध जल की जो मुक्त ऊर्जा है उसका मान क्या होता है? अधिकतम होता है। शुद्ध जल की जो फ्री एनर्जी है उसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है। और अगर शुद्ध जल में विलय मिलाया जाए, यानी अब उसका सॉल्यूशन बन गया, तो उसकी फ्री एनर्जी क्या होगी? कम हो जाएगी। तो इस आधार पर जल विभव का मान प्रभावित होता है। शुद्ध जल की जो मुक्त ऊर्जा जो अधिकतम है, तो जल विभव जिसे साई W से डिनोट करते हैं, इसका मान भी क्या होता है? उच्चतम होता है। और कितना होता है? 0 होता है। ये मान क्या है? अधिकतम है। जल विभव क्या है? शुद्ध जल का अधिकतम होता है और इसकी वैल्यू होती है 0, 0। जबकि कोई भी सॉल्यूशन है उसका वाटर पोटेंशियल या जल विभव क्या होता है? नेगेटिव होता है, यानी कि कम होता है। क्योंकि हम कह सकते हैं फ्री एनर्जी क्या हुई? विलयन की कम हो गई विलय मिलाने से, तो उसकी जो जल विभव है उसमें भी क्या आएगी? कमी आएगी। अब 0 से कम की वैल्यू क्या होती है? हमेशा नेगेटिव होती है। तो हम कह सकते हैं शुद्ध जल के अणुओं की फ्री एनर्जी और विलयन के अणुओं की फ्री एनर्जी में जो अंतर है उसी अंतर को क्या कहते हैं? जल विभव या वाटर पोटेंशियल कहते हैं। जैसे मान लो कोई कोशिका है, उसे हम शुद्ध जल के अंदर रखें तो क्या होगा? परासरण की क्रिया होगी। जल क्या जाएगा? शुद्ध जल से कोशिका के अंदर जाएगा। तो इनके जाने में उनको अणुओं को मुक्त ऊर्जा की आवश्यकता होगी कार्य करने के लिए। तो शुद्ध जल की मुक्त ऊर्जा और जो कोशिका के अंदर जो विलयन है उसमें जो विलायक है, यानी कि शुद्ध जो जल गया है उसके अणुओं की जो फ्री एनर्जी है, उन दोनों के अंतर को ही क्या कहा जाता है? जल विभव कहा जाता है। इसे साई से प्रदर्शित करते हैं, साई से इसे लिखा जाता है। इसका मात्रक बार, ठीक है, याद रखना। इसका मात्रक क्या होता है? ज़्यादातर इसका उपयोग में लेते हैं बार का। वायुमंडल भी कह सकते हैं इसके मात्रक को, और पास्कल भी कहा जा सकता है। तो इसका मात्रक भी कभी बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो याद रखना क्या है? जल विभव का मात्रक बार है। स्वतंत्र ऊर्जा और ऊष्मागतिकी के आधार पर DPD, लास्ट आपने टॉपिक में पढ़ा था DPD को जल विभव के आधार पर समझा जा सकता है। यानी DPD और जल विभव क्या है? लगभग बराबर हैं। वाटर पोटेंशियल और DPD क्या है? लगभग इक्वल हैं। लेकिन अंतर क्या होता है? वाटर पोटेंशियल क्या होता है? हमेशा नेगेटिव होता है। ठीक है, नेगेटिव ऋणात्मक में इसको लिखेंगे, जबकि DPD क्या लिखेंगे? इसको पॉजिटिव लिखेंगे। दूसरी बात हम कह सकते हैं ऊष्मागतिकी के आधार पर जब DPD को जल विभव के तुल्य माना जा सकता है, तो ऊष्मागतिकी के अनुसार जो परासरण दाब है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, उसको विलय विभव, ठीक है, सॉल्यूट पोटेंशियल, विलय विभव या परासरणी विभव, ऑस्मोटिक पोटेंशियल के तुल्य मान सकते हैं। यानी OP को हम किसके बराबर मान रहे हैं? सॉल्यूट पोटेंशियल साई S, ठीक है, इसके बराबर हम मान सकते हैं। तो परासरणीय विभव क्या है? किसी विलयन में विलय के कारण जल विभव में जो कमी हुई है उसी कमी को क्या कहते हैं? परासरणीय विभव कहते हैं। साई S से इसे प्रदर्शित करते हैं। लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर आपने पढ़ा था पॉजिटिव होता है, जबकि विलय विभव या परासरणीय जो विभव है यह ऋणात्मक होता है। याद रखना इस चीज़ को, कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। दूसरा, आपने स्फीत दाब के बारे में भी पढ़ा था। जब कोशिका को हम जो शुद्ध जल में रखते हैं तो वो फूलती है, और फूलने से उसकी जो वॉल है, यानी जो जीव द्रव्य है, उसकी वॉल पर एक प्रेशर क्रिएट करता है जिसे स्फीत दाब कहते हैं।
ठीक है, टर्गर प्रेशर कहते हैं। तो ऊष्मागतिकी के नियम के अनुसार स्फीत दाब को किसके तुल्य माना गया है? दाब विभव के वाटर पोटेंशियल के समतुल्य माना गया है। इसे साई पी से लिखते हैं। ठीक है, तो वाटर पोटेंशियल की अगर डिफाइन करना हो तो कैसे बोलेंगे इसको, प्रेशर पोटेंशियल को? स्फीत दाब द्वारा जल विभव में हुए प्रभाव को ही क्या कहते हैं? दाब विभव कहते हैं। साई पी से इसे प्रदर्शित करते हैं और इसका मान हमेशा धनात्मक होता है, अतः हम कह सकते हैं यह जल विभव को बढ़ाता है। ठीक है, क्लियर है? अब हम संबंध की बात करते हैं। जल विभव, विलय विभव और दाब विभव में क्या संबंध होता है? तो संबंध है जल विभव वाटर पोटेंशियल विलय विभव प्लस दाब विभव यानी दोनों के योग के बराबर होता है। तो जल विभव साई डब्ल्यू, ठीक है, वाटर पोटेंशियल विलय विभव साई एस प्लस साई पी। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बस इनके जो साइन है उनका याद रखना। जब आप न्यूमेरिकल में अगर इससे संबंधित कोई न्यूमेरिकल आता है तो उनकी जो वैल्यू रखोगे आप, तो उसमें आप साइन का जो है हमेशा याद रखना कि सॉल्यूट पोटेंशियल या जो विलय विभव है नेगेटिव होता है, जबकि साई पी जो है दाब विभव है वह पॉजिटिव होता है। जैसे आपने डीपीडी के आधार पर परासरण की दिशा का निर्धारण किया था, कम डीपीडी से अधिक डीपीडी की ओर वाटर का मूवमेंट होता है, उसी प्रकार जल विभव से हम परासरण की दिशा का निर्धारण कर सकते हैं। तो जल विभव से हम कैसे निर्धारण कर सकते हैं? अधिकतम जल विभव से वाटर का मूवमेंट कहाँ होगा? अधिकतम जल विभव से कम जल विभव की ओर जो है वाटर का जल का जो है वो गमन होगा। ठीक है, याद रखना अधिक जल विभव किसका होता है? शुद्ध जल का। ठीक है, शुद्ध जल का वाटर पोटेंशियल अधिकतम होता है और कितना होता है? 0। और सॉल्यूशन का कैसा होता है? कम किसका होता है? सॉल्यूशन का। और कैसा होता है? नेगेटिव होता है। तो अधिकतम जल विभव से न्यूनतम या कम जल विभव की ओर जो है वाटर का मूवमेंट होगा, याद रहेगा इसमें। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, कोई कोशिका ए है और बाहर कोई सॉल्यूशन जो है कोई कोशिका बी है, या हम कह सकते हैं कोई सॉल्यूशन ए है या दूसरा सॉल्यूशन बी है। उसमें साई डब्ल्यू का मान क्या है? एक में 0 है और दूसरे में क्या है? -2 है। तो वाटर का जो मूवमेंट होगा ए टू बी होगा या बी टू ए होगा। क्या होगा इसमें? वाटर पोटेंशियल किसका अधिकतम है? -2 है, याद रखना ये। और -2 से बड़ा कौन होता है? 0 होता है। तो अधिकतम से न्यूनतम की ओर, ठीक है, ए टू बी वाटर का मूवमेंट होगा। एक और एग्जाम्पल है, एक कोशिका ए है या सॉल्यूशन ए है, दूसरा सॉल्यूशन बी है। इसमें साई डब्ल्यू का मान जो है -10 है, जबकि दूसरे में -12 है। तो अब बताओ इसमें वाटर का मूवमेंट कहाँ होगा? ए टू बी या बी टू ए? तो देखो अधिकतम जल विभव कौन सा है? -10 बड़ा होता है या -12? तो याद रखना -10 जो है इसमें जो वैल्यू है वो -12 से बड़ी है, तो ए टू बी जो है वाटर का मूवमेंट होगा। क्लियर है बच्चों? इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है अंतःशोषण या इम्बाइबेशन। क्या है? आपने देखा होगा कि बारिश के दिनों में लकड़ी के दरवाजे फूल जाते हैं, तो ये घटना ही अंतःशोषण है। अतः हम कह सकते हैं किसी पदार्थ के, कोई भी पदार्थ है, उसके ठोस कणों के द्वारा किसी द्रव का बिना घोल बनाए जो अवशोषण है, ठीक है, वही क्या है? अंतःशोषण है। किसी भी ठोस पदार्थ के कणों द्वारा किसी भी द्रव का बिना घोल बनाए अवशोषण अंतःशोषण कहलाता है, इम्बाइबेशन कहलाता है। यह कह सकते हैं जो कोलाइडी हैं और सूखे ठोस पदार्थ हैं, उनके द्वारा जो जल को अवशोषित किया जाता है, उसी घटना को ही क्या कहते हैं? अंतःशोषण या इम्बाइबेशन कहते हैं। सिंपली अगर एक लाइन में हम डिफाइन करें इसको, तो कह सकते हैं जल प्रिय कोलाइडों द्वारा जल का अवशोषण अंतःशोषण कहलाता है। ये कोलाइड्स जो हैं, जैसे इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? पैक्टिन है, ठीक है, पैक्टिन पदार्थ है, स्टार्च है, प्रोटीन है, और अगार आपने नाम सुना होगा, ये भी क्या है?
जल प्रिय कोलाइड्स हैं, इनके द्वारा जो जल का अधिशोषण किया जाता है, अवशोषण किया जाता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, जल इम्बाइबेशन या अंतः शोषण कहा जाता है। क्लियर है। इसके एग्जाम्पल क्या है, अभी बताया था आपको, सूखी लकड़ी है वह नमी पा करके या बारिश के दिनों में जो है वो फूल जाती है, या जो सीड्स हैं, बीज हैं, उनके द्वारा जो जल का अवशोषण किया जाता है वह अंतः शोषण का ही एक प्रकार है। इसका महत्व अंतः शोषण का क्या है, जैसे अभी आपको बताया, बीज अंकुरण में अंकुरित जो बीज होते हैं वह जल का अवशोषण करते हैं, किस घटना के द्वारा, अंतः शोषण के द्वारा। बीज अंकुरित होकर के स्फुटित हो जाते हैं, उस घटना में भी अंतः शोषण का महत्व है। कई पादप जो होते हैं वह पुनर्जीवन की क्रिया में भी अंतः शोषण की क्रिया को काम में लेते हैं। उनके अंदर जो है कोलाइड्स पाए जाते हैं और जब उनको जल उपलब्ध हो जाता है तो वह उसका अवशोषण करके वापस से अपना जीवन जो है वो जीते हैं। कई पादपों में ये क्रिया अंतः शोषण का इसका काफ़ी महत्व है। अंतः शोषण में एक बात याद रखना कि इसमें जो अधिशोषित होने वाला जो पदार्थ है या जो ठोस पदार्थ है और जो विलयन है, उनके मध्य जो है वो संबंध होना चाहिए, यानी दोनों जो है उसमें एक दूसरे से एडिसिव होने चाहिए। ठीक है। अगर जैसे सिंपल हम कहें कि हम रबड़ को पानी में डुबो दें तो वह अंतः शोषण नहीं होगा, क्योंकि उनके दोनों के बीच में जो है बंधुता नहीं है। लेकिन एक लकड़ी के टुकड़े को जब जल में डुबोया जाता है तो वह जल का अवशोषण करता है, यानी उन दोनों के मध्य क्या है, जो है बंधुता पाई जाती है। तो ये चीज़ आप याद रखना।